हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक वासने और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग हेल्पलाइन में। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक बीम कंसीडर कर लेते हैं। यह एक बीम है। इस बीम के ऊपर हमने एक छोटा सा एरिया एक स्ट्रिप के रूप में कट कर लिया है, वो है ABCD, जो कि न्यूट्रल एक्सिस से जुड़ा है। न्यूट्रल एक्सिस NA है और NA वो एक्सिस है जिस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करता है। जब हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया तो ये बीम कुछ इस तरह से बेंड हो गया। जब ये बीम बेंड हुआ तो ये जो एरिया है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आ रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जिस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करता है। आइए इसको हम छोटे से एक सेक्शन बना के देख लेते हैं। ये एक सेक्शन है जिसके ऊपर फोर्स लगाया गया है बोथ साइड से। अब देखें हम कि इसके ऊपर वाला एरिया जो है उसकी जो चौड़ाई है B जो है वो घट रही है, कम है, या नीचे वाले के मुकाबले हम देखें तो। और बीच में इसका जो कुछ एरिया है वो लगभग इसके मिडिल का है। और इसी के जैसा हम एक और बना लेते हैं। अब देखें इसका लगभग बीच का एरिया बराबर होगा इन दोनों के, दोनों पर बिल्कुल बराबर का फोर्स लगाया गया है। तो अब देखते हैं इसी तरह से इन दोनों को मिला करके, कई सारे सेक्शन को मिला करके एक बीम बना है। इस तरह का हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अब जब कंसीडर हमने इस तरह का किया है तो इसके देखें हम के बीच वाले जो पॉइंट है इन पर इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर है, सभी पर बराबर है। और ऊपर वाले एरिया में क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है, इसलिए वो सिकुड़ गए हैं और नीचे के स्ट्रेस हो गए हैं। इसी तरह से जब बीम पर फोर्स लगा तो इसके ऊपर के जो फाइबर्स थे वो कंप्रेस हुए इनसाइड, और नीचे के फाइबर्स बाहर की ओर जाने लगे। अब देखते हैं इस पर स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इसको हिंदी में विकृति कहते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब हम देखते हैं इसमें जो लंबाई जो थी हमारी वो C और D न्यूट्रल एक्सिस पर कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि वो C और D के बराबर ही रही। लेकिन AB जो थी वो फोर्स लगने के बाद वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई और उसकी लेंथ में चेंज आ गया। अब जो परिवर्तन आया है उसी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते हैं आगे। इस फॉर्मूले में हम वो उसकी लेंथ जो बड़ी है वो रखते हैं। चेंज इन लेंथ उसको फाइंड करने के लिए हम A' B' AB हम ये रखते हैं, और ओरिजिनल लेंथ जो होती है उसे हम AB कंसीडर करते हैं। देख लेते हैं एक बार। जो A' B' लेंथ बड़ी है इसमें से हम जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी, यानी कि स्टार्टिंग में जो लेंथ थी AB, उसको माइनस करेंगे तो लंबाई जो एक्सपेंड हुई है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो वो हम अब यहाँ पर रखते हैं, और ओरिजिनल लेंथ हमने AB ही कंसीडर की है। अब आगे देखते हैं। हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसे हम कहते हैं हिंदी में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस बीम में हम देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये आर्क ही बन रहा है। जब ये आर्क बन रहा है तो इस पर भी वही हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो C' तक की लेंथ है इस पॉइंट O से उसे हम R कंसीडर करते हैं, एंड जो ये वाली लेंथ है हमारी C' A' की उसे हमने Y कंसीडर किया है। तब इन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करते हैं।
इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो आर्क जो था हमारा वो था ए डैश बी डैश अपॉन रेडियस जो थी वो है आर प्लस वाई। जो हमारी इसकी रेडियस है हमने आर प्लस वाई लिया है ए डैश तक के लिए, और सी डैश तक के लिए भी हम लेते हैं। और एंगल यहाँ पर हमारा थीटा है, इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए हम ए डैश बी डैश की फॉर्म में वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डैश बी डैश इक्वल टू थीटा इंटू आर प्लस वाई। ये यहाँ तक हो चुका है। और अभी यहाँ पर जो हमारी ए बी की फॉर्म में वैल्यू थी उन्हें हम सी डैश डी डैश की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ थी ए बी इक्वल टू सी डी एंड इक्वल टू सी डैश डी डैश, ये इसके लिए कंडीशन थी। देखते हैं एक बार। जो हमारी स्टार्टिंग में बीम थी उसके लिए ए बी इक्वल टू सी डी, और न्यूट्रल एक्सिस पर होने के कारण जो सी डैश डी डैश थी उसकी लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगी। इसलिए हम यहाँ पर हमने ए बी की जगह सी डैश डी डैश कंसीडर कर लेते हैं। ए डैश बी डैश माइनस सी डैश एंड डी डैश अपॉन सी डैश एंड डी डैश, ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी तरह से जो हमने ए डैश बी डैश के लिए वैल्यू निकाली है, इसी तरह से हम अब सी डैश और डी डैश के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोण थीटा ही है और आर्क अब चेंज हो गया है। हम कंसीडर कर रहे हैं ए डैश बी डैश की जगह सी डैश डी डैश। अब सी डैश डी डैश हम आर्क ले रहे हैं और रेडियस इसकी हो जाएगी आर। जो इसके लिए रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी आर। अब रखते हैं इसकी जगह वैल्यू। आर्क था सी डैश एंड डी डैश अपॉन आर। अब सी डैश डी डैश की फॉर्म में हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। सी डैश डी डैश इक्वल टू थीटा आर। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये एंड ये अब इनको पुट करेंगे जो हमने ऊपर इक्वेशन 1 मानी है। ये जो इक्वेशन मानी है इसमें पुट करते हैं। ए डैश बी डैश की जगह थीटा ब्रैकेट में आर प्लस वाई एंड माइनस सी डैश डी डैश की जगह थीटा आर अपॉन थीटा आर। अब जब थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा आर प्लस थीटा वाई माइनस थीटा आर अपॉन थीटा आर। अब क्योंकि ये प्लस का थीटा आर है और ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये थीटा और अपॉन में थीटा है तो इससे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो वैल्यू हमारी रह जाती है वो रह जाती है वाई अपॉन आर। स्ट्रेन हमारा था ई, इसे हम डिनोट कर रहे थे, तो ये हमारी इक्वेशन इतना हम फाइंड कर लेते हैं। इसे हम ए कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि स्ट्रेस का जब मान बढ़ता है तब स्ट्रेन का मान भी बढ़ता है। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को अभी तक हम ई से डिनोट कर रहे थे। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कोफिशिएंट आता है जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं। ये सब हम एन एक्सिस के अबाउट मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं।
अब हमें एन एक्सिस के अबाउट मूवमेंट फाइंड करना है, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला है मूवमेंट इज इक्वल टू एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है मूवमेंट का। अब इसके लिए हम फोर्स फाइंड करेंगे। तो फोर्स को फाइंड करने के लिए हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी के लिए हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो स्ट्रेस जो था हमारा सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई, जिससे हमने जो हमारा कोफिशिएंट है, और ये स्मॉल ई हमारा स्ट्रेन है। अब स्मॉल ई जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी y अपॉन आर, अब इसे हम उस जगह पर पुट करेंगे। अब ई की वैल्यू रखते हैं, ई की जगह y अपॉन आर आ जाएगा और ये सिग्मा की टर्म में हो गया। अब इससे हम y को सिग्मा के अपॉन में भेजते हैं, सिग्मा अपॉन y इक्वल टू ई अपॉन आर। इसे भी हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। अब आगे हम फोर्स फाइंड करते हैं। फोर्स के लिए स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है। तो अब फोर्स की टर्म में से कन्वर्ट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस को अभी हमने फाइंड किया था सिग्मा की टर्म में, E इंटू वाई अपॉन आर, उसे हम यहाँ पर रखते हैं, E इंटू वाई अपॉन आर। और एरिया जो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वो हम इसके लिए एक छोटे से क्षेत्रफल पर विचार करने पर हम उस एरिया को डीए ले रहे हैं, उसे हम डीए ले रहे हैं, उसे हम यहाँ पर डीए रख लेते हैं। ये हमारे फोर्स आ गया है। अब इसके बाद हम मूवमेंट के लिए देखते हैं। मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें फोर्स की वैल्यू हम ये वाली रखेंगे, E इंटू वाई अपॉन आर इंटू डी ए, ये इसके मल्टीप्लाई में ही है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हमने y कंसीडर किया हुआ है, तो y की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें तो वो हो जाएगा E टू वाई स्क्वायर डी ए अपॉन आर। क्योंकि अब ये एक छोटे से एरिया के लिए हमने कंसीडर किया था, जब ये कई सारे एरिया मिल जाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर समीशन लगा लेंगे। और समीशन के देखते हैं तब इसमें ई और आर हमारे कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं, ई अपॉन आर समीशन वाई स्क्वायर डी ए। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, आई जी इक्वल टू एरिया इंटू रेडियस, जो उसकी रेडियस है उसका स्क्वायर। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। एरिया जो होगा वो हमारा डी ए है और आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है वाई, यानी कि इसकी जगह हम आई जी पुट करेंगे। तो आई जी पुट करने पर ई अपॉन आर, इसके लिए हमारा यहाँ पर आ जाता है आई जी। तो अब एम इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई जी, ये हमारा अब वैल्यू आ चुकी है। अब आई जी को एम के अपॉन में भेज देते हैं, एम अपॉन आई जी इक्वल टू ई अपॉन आर। ये अब हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। हमने जो इक्वेशन नंबर सेकेंड में हमने वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो थी सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। अब इन दोनों इक्वेशन को मिला देने पर जो हमारी इक्वेशन आती है
सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू एम अपॉन आई। यह जो इक्वेशन आई है यही हमारी बेंडिंग इक्वेशन कहलाती है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।